नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो क्लास नंबर 14 की होने वाली है, यानी क्लास नंबर 14। हरियाणा सीईटी मेंस के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं, उसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की ये सेकंड क्लास होने वाली है। और वैसे सीरीज वाइज ये क्लास नंबर 14 रहने वाली है, क्लास नंबर 14 रहने वाली है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? लॉज ऑफ प्रोडक्शंस को, यानी उत्पादन के नियम। अब देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियरली समझा दूं। पहले हमने प्रोडक्शन के बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था कि क्या प्रोडक्शन होता है, क्या उसके फैक्टर यानी कारक क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको अभी से स्टार्टिंग से बता दूं कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन, टोटल दो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, और दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये दो लॉ हमें पढ़ने हैं। आज हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहला लॉ हमारी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्शन है, यानी कहने का मतलब उत्पादन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उत्पादन, प्रोडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्पादन जो है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि सीधे तौर पे क्या काम करता है? समाज की भलाई का काम करता है। इट इज फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, समाज की भलाई के लिए ये काम करता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पता हम इस बात पे लगा सकते हैं कि कैसी उसकी वहां पे प्रोडक्शन कैसा है, वहां पे उत्पादन कैसा है। इस बेसिस पे हम कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि किसी भी स्टेट की, या कह लो कि किसी भी देश का इकोनॉमी लेवल कैसा है, किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ये बात सीधे तौर पे उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके बेसिस पे हम उसके देश के मूल्यों को समझ सकते हैं कि वहाँ की प्रोडक्शन वैल्यूज क्या है, उत्पादन मूल्य क्या है। उत्पादन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, अगर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सामान बनेगा। ठीक है, कोई मटेरियल अगर बनता है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी यूज के लिए बनाया जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मटेरियल। ठीक है? जिसके उत्पादन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको क्लियर तौर पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ। उत्पादन जो अर्थव्यवस्था है उसको समृद्ध बनाने का भी काम करता है। ठीक है? कोई भी इकोनॉमी कितनी प्रॉस्पेरस होगी, कितनी समृद्ध होगी। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? समृद्धि। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, मतलब कितनी प्रॉस्पेरिटी होगी किसी एक इकोनॉमी की, किसी देश की, ये बात डिपेंड करता है उसके प्रोडक्शन लेवल पे। इसीलिए हम क्या करते हैं? जीडीपी काउंट करते हैं। ठीक है, हम नेशनल इनकम, जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हम जीडीपी काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जीडीपी में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि आपकी आपके देश में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, या कितने गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, और उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी लागत क्या है, जिससे हम किसी भी देश की माली हालत के बारे में पता लगा सकते हैं कि वहां कैसी स्थिति है। ठीक है, तो कहने का मतलब जीडीपी भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है इसके बीच में, प्रोडक्शन लेवल के बीच में। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ प्रोडक्शन से संबंधित बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा डिटेल में जीडीपी में नहीं जाना चाहता, बिकॉज अभी इस बार वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ, ग्रुप डी के सिलेबस में जरूर आएगा, तो एग्जाम से पहले मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो प्रोडक्शन इंक्लूड होता है वो कई फैक्टर्स को लेके इंक्लूड होता है, कई कारक होते हैं। जब उत्पादन होता है तो उसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण परिवर्तनशील होते हैं और कुछ निश्चित होते हैं। यानी कुछ
कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ फिक्स्ड होंगे। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इनके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम, इन फैक्टर्स के बेसिस पे कुछ अवलोकन करते हैं, जिनके बेसिस पे हम बताते हैं कि इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज उनमें से एक पहला लॉ है जो हमारे सिलेबस में है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी परिवर्तित अनुपात का नियम। यहाँ पे हम कुछ उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। कैसे? मान लीजिए मैं अभी आपको वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स और कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये होते क्या हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो मुझे बताइए। ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि सर क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल इस वीडियो के बाद 2 वीडियोस और रहेंगी, जिसके बाद इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद हम इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के एमसीक्यू लेके आएंगे, और नेक्स्ट एक और वीडियो, एडिशनली एक और वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है, हरियाणा की इकोनॉमी और अदर चीजों को कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में ये वेरिएबल फैक्टर्स, अच्छा, मैं बताता हूं आपको वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे कारक जिनको अगर हम बदल दें या बढ़ा दें या घटा दें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या तो बढ़ा दें या फिर घटा दें, और उनकी वजह से सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर या फिर उत्पादन के ऊपर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो उत्पादन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। अनिश्चित कह लो या परिवर्तित कह लो, अनिश्चित या फिर परिवर्तित, परिवर्तित कारक। ठीक है, ये वेरिएबल फैक्टर्स को हिंदी में बोलेंगे। अब देखो, फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। अब इनकी बात कैसे करें? इनको चाहे बढ़ाओ या घटाओ, इनका प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। एज वेल एज क्या मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे अगर लेबर है, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल अगर लेबर है, लेबर को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, उसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी प्रोडक्शन पे। ठीक है, लेकिन एक मशीन है, आपने खरीद के लगा दी, आपकी फैक्ट्री 8 घंटे काम करती है दिन में। ठीक है, 8 घंटे काम करती है, और मान लीजिए कि वो 100 रुपए की बिजली यूज करती है, तो वो मशीन फिक्स फैक्टर्स में आएगी, क्योंकि वो मशीन 8 घंटे काम कर ही रही है। ठीक है। आप मजदूरों को घटा के बढ़ा के, या फिर कह लो पूंजी को, कैपिटल को बढ़ा के घटा के आप प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि वेरिएबल फैक्टर्स का पार्ट है, परिवर्तित कारक का हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार आपने लगा लिया तो लगा लिया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मशीन। ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा आपके लिए? श्रमिक। ठीक है, श्रमिक, या कह लो कि लेबर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनको कम करने या बढ़ाने से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी परिवर्तनीय अनुपात या परिवर्तित अनुपात का कानून। परिवर्तनीय भी बोलते हैं इसे, और परिवर्तित भी बोलते हैं। ठीक है। अब परिवर्ती जो अनुपात का नियम कहता है कि सभी तत्वों को अगर स्थिर रख दें एक बार के लिए, जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको फिक्स कर दो, उन सबको फिक्स कर दो, और किसी एक तत्व को, किसी एक एलिमेंट को बढ़ाना शुरू कर दो, तो आपका उत्पादन पहले तो बढ़ेगा, ठीक है, फिर घटेगा, और अंत में
नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है? या नकारात्मक हो जाएगा या फिर कह लो कि ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, समझिए इससे कि कई चीज़ें ऐसी हैं, देखो हमने बहुत सारे कारक पढ़े हैं प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये बेसिकली 4 मेन इंपॉर्टेंट थे और इनके अंदर अगर हम सब कैटेगरीज़ में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, जो प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं या प्रोडक्शन से संबंधित है। लेकिन अब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ यहाँ पे कि अगर आप सभी चीज़ों को एक साथ फिक्स कर दें कि हाँ, ये तो फिक्स है, इनको ना हम बढ़ाएँगे ना घटाएँगे, लेकिन किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो आपका प्रोडक्शन स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ करने लगेगा। स्टार्टिंग में आपका जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ेगा। पहले तो उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद घटता है और अंत में एक नकारात्मक उत्पादन होता है, नेगेटिव प्रोडक्शन होता है, ठीक है? इस कानून को लॉ ऑफ इक्वालिटी या समानता का कानून भी कहा जाता है। इस कानून को लॉ ऑफ इक्वालिटी या फिर समानता का कानून भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो दूसरा है लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, जो सेकंड लॉ है हमारे सिलेबस का, वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी, फिर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का कंप्लीट सिलेबस ही कवर हो जाएगा। ठीक है? वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ-साथ कोई आपका प्यारा व्यक्ति या प्यारा भाई-बहन या कोई मित्र भी नौकरी लग जाए, तो उसको भी वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है? ऐसी ऐसा सिलेबस, ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आप एक अच्छे से पढ़ने के बाद और एमसीक्यू सीरीज़ करने के बाद कम से कम आपके मार्क्स में जो रेगुलर आपके मार्क्स हैं, उसमें 10 से 15 नंबर का इज़ाफ़ा ज़रूर देखें। ठीक है? सिर्फ़ इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के पार्ट से। क्योंकि अमन उम्मीद है कि 10 से 10 क्वेश्चन के लगभग तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, इस पोर्शन से। ठीक है? और अगर बन गए 7-8 भी तो कोई दिक्कत नहीं। बन गए 7-8 तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है नौकरी के लिए। ठीक है जी? चलिए, और ये कंटेंट आपको कहीं कराया भी नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंटेंट हर कोई करा रहा है। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं कराया जा रहा है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये कंटेंट नहीं कराया जा रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ये कंटेंट नहीं कराया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ आपके लिए एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर लेके आया है। बस बदले में आपको क्या करना है, थोड़ी-सी हमें सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और आपके सुझाव कमेंट में रख लिखने हैं। ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं। इस कानून के अनुसार जब गतिशील जब गतिशील मूल्य बढ़ जाता है, यानी डायनामिक वैल्यू अगर बढ़ जाती है, तो ये तीसरे पक्ष के उत्पाद के नकारात्मक उत्पाद मूल्य का कारण बन सकता है। अब मैं ये एक सिंपल सी बताता हूँ, डायनामिक वैल्यू का मतलब क्या है? आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, ठीक है? आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, उसको मार्केट में बेचा, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अब उस प्रोडक्ट की कॉपीज़ बनने लग जाती हैं। उस प्रोडक्ट की कॉपीज़ बनने लग जाती हैं, वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनियाँ भी उस प्रोडक्ट को बनाने लगती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ध्यान हो, तो स्टार्टिंग में कुरकुरे आता था। स्टार्टिंग में कुरकुरे आता था, ठीक है? कुरकुरे, कुरकुरे आता था, जो एक ओरिजिनल था, ओरिजिनल कुरकुरे आता था, ठीक है? इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, इसकी डायनामिक वैल्यू डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी मतलब इसकी डायनामिक वैल्यू, इसकी गतिशील मूल्य अब इसका बढ़ गया। इसके कॉपी प्रोडक्ट्स, कोई चुलबुले के नाम से, कोई लोकल अदर कंपनीज़ के नाम से, ठीक है? इसके कॉपी प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए और लोगों ने कॉपी प्रोडक्ट्स भी खरीदने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मेन जो कुरकुरे था, उसकी डिमांड कम हो गई।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, वो इस पे नकारात्मक असर डालने लगेंगे। ये रीजन है कि क्यों इस कानून के अनुसार पहले प्रोडक्शन बढ़ता है और बाद में घटता है। बाद में इसीलिए घटेगा क्योंकि उसके कॉपी प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके कॉपी प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब गतिशील कारक बढ़ता है, व्हेन डायनेमिक फैक्टर इंक्रीजेस, तो सभी कारक स्थिर हो जाते हैं। एक बार कि आपके लिए डायनेमिक फैक्टर बढ़ रहा है, डायनेमिक जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो बाकी सब चीजें स्थिर हो जाती हैं। और शुरू में तो उत्पाद की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। स्टार्टिंग में जो आपका प्रोडक्ट होगा ना, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उत्पादन में कमी होनी शुरू हो जाएगी, जिसका एक मेन रीजन मैं आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तीसरे पक्ष के उत्पाद जो होते हैं। अब एंड में क्या होगा, डायनेमिक फैक्टर के साथ जितने भी इनपुट होंगे वो सारे के सारे नकारात्मक आउटपुट देंगे। यानी एक बार बढ़ेगा, फिर घटेगा, और फिर बॉटम ऑफ द लाइन नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, एक बार इंक्रीज होगा, फिर एक बार डिक्रीज होगा, और फिर नेगेटिव माइनस में चला जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, ये सेम कहानी होती है हर एक प्रोडक्ट के साथ जब हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। अच्छा, अब हमें बात करनी है कि कंसीडरेशन, हमें क्या विचार रखने पड़ेंगे, हमें क्या विचार, कैसे विचार सोचने पड़ेंगे अगर हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हमें लॉ ऑफ प्रोडक्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो नियम है उसको कामयाब बनाना है। अगर उस नियम को हमें कामयाब बनाना है तो कुछ हमें पूर्व धारणाएं निश्चित करनी पड़ेंगी। ये कुछ धारणाएं हैं, जैसे निरंतर तकनीकी सुधार। पहला है निरंतर तकनीकी सुधार, मतलब जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में हम तकनीक कहते हैं। मैं एक आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं कि जब भी कहीं पे तकनीक आती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो उसकी वजह से सबसे पहले बढ़ता है प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। ठीक है, अब मैं आपको एक हिस्ट्री से एग्जांपल उठा के बताता हूँ इसका। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में शुरू हुआ। सबसे पहले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होता है, और वस्त्र उद्योग की जितने भी देश थे जो वस्त्र उद्योग में से जुड़े हुए थे, वहां से एक जबरदस्त रिस्पांस मिला, और कपड़े का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे भी ये यही कहना चाहता है कि जैसे जैसे अगर आपको अपना बिजनेस लगातार इंप्रूव करना है, प्रोडक्शन लगातार इंप्रूव करना है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आता जाता है, आपको भी आपकी टेक्नोलॉजीज में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, ये आधारभूत संरचना समान रहेगी, और उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ उत्पादन में सुधार होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है, और ये जरूरी भी है। ठीक है, ये क्या है, जरूरी भी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पात्रों के लचीले अनुमान, यानी फ्लेक्सिबल एस्टिमेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब लॉ ऑफ प्रोडक्शन में ये भी एज्यूम करके चला जाता है कि जब कुछ उत्पादन सुविधाएं स्थिर रहती हैं, तो आपको पहले से कुछ एस्टिमेट्स बना लेने चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट्स इन द सेंस कि आपको किस टाइम प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस टाइम प्रोडक्शन कम करना है, ये दिमाग में आपके पास पहले से होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्टर कब एप्लीकेबल होता है, जब कुछ फीचर्स को कांस्टेंट रख दिया जाता है, कुछ उत्पादन सुविधाओं को स्थिर रखते हैं, उस तब ये कानून लागू होता है। उसके बाद कारकों की समरूप इकाइयां, होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ फैक्टर। अब होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है, ये कानून बताता है कि आउटपुट उत्पाद में प्रकृति में समान है, इसके गुण, मूल्य, अन्य विशेषताएं सभी समान है। अब मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस रहना चाहिए, उसकी क्वालिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप डोमिनोज में चले जाओ,
चाहे आप डोमिनोज में जाओ हिसार या गुड़गांव या गुरुग्राम, या फिर चले जाओ आप कहीं पे भी XYZ, दिल्ली चले जाओ, ठीक है, आपको डोमिनोज में जो पिज्जा का टेस्ट होगा वो हर जगह का सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो मसाले हैं, वो सब होमोजीनियस यूनिट से आते हैं। यानी इनके आउटपुट में जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके गुण, मूल्य, अन्य सभी विशेषताएं सब समान रहती है, कोई इनमें चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इज अल्पावधि, यानी शॉर्ट रन। प्रोडक्शन को हमेशा शॉर्ट रन कंसीडर करना चाहिए। प्रोडक्शन को हमेशा शॉर्ट रन कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर सेम रेशो में आप प्रोडक्शन निकालोगे तो कभी ना कभी तो आपकी जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की वो कम होगी, और उस समय आपके पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। इसीलिए प्रोडक्शन को हमेशा अल्पावधि के लिए रखो। हमेशा थोड़े थोड़े सामान के साथ थोड़े थोड़े समय के लिए प्रोडक्शन चलाते रहो, ठीक है। इस कानून के अनुसार हमारे 3 चरण आते हैं, 3 फेजेस आते हैं। इंक्रीजिंग, एक में बढ़ता हुआ दिखाएगा प्रोडक्शन को, दूसरा में डिमिनिशिंग, आसमान यानी फिर कह लो कि घटता हुआ, और फिर नेगेटिव रिटर्न्स यानी नकारात्मक रिटर्न्स। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ फैक्टर्स में, पहली स्टेज के अंदर पहले स्टेज के अंदर अगर हम बात करें तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि टीपी, जिसे कहते हैं कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट, टीपी। एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। अब टोटल प्रोडक्ट तो हम किसको बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन होती है, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जब एक सिंगल यूनिट के आने से नेक्स्ट लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है। इसको भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक्सप्लेन करके मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में 10 जने काम करते हैं और वो 100 शर्ट बनाते हैं, ठीक है, 100 शर्ट बनाते हैं एक दिन में। 10 लोग मिलके काम करते हैं और 100 शर्ट बनाते हैं एक दिन में। मैंने इसमें एक व्यक्ति को और ऐड कर दिया और व्यक्ति हो गए अब टोटल 11, और शर्ट बनने लग गई 110 पर डे। अब 110 शर्ट बनने लगे, तो टोटल प्रोडक्ट, टीपी की तो बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट तो हो जाएगा 110, ठीक है। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत जो अनुपात, सीमांत उत्पाद है, ये जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत अनुपात बोलते, उत्पाद, सॉरी, प्रोडक्ट होता है उत्पाद, तो सीमांत उत्पाद बोलते हैं इसको, या फिर मामूली उत्पाद भी बोला जाता है, लेकिन मामूली वर्ड इसके लिए सही नहीं है, शब्द सही होगा सीमांत, ठीक है। गूगल भी कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर देता है। तो सीमांत उत्पाद, ठीक है। तो अब ये कहेंगे कि सीमांत उत्पाद क्या है? तो एक व्यक्ति के ऐड होने की वजह से प्रोडक्शन कितना बढ़ा? प्रोडक्शन तो 110 शर्ट हो गया और पहले 100 था, और एक ही व्यक्ति ऐड हुआ, तो जो ये 10 बढ़ा है, ये क्या है? आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट 110 हो गया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट 10 हुआ, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से पहली स्टेज को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर शेयर कीजिए जितना हो सके, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें भी मतलब इच्छा होती कि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आए, ठीक है। अगर आप वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हमें भी लगता है कि भाई हमें भी नेक्स्ट वीडियोस लानी चाहिए, फटाफट आगे से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैथ्स की क्लासेस हमारे चैनल पे डलनी शुरू हो रखी हैं। 3 क्लासेस ऑलरेडी मैथ्स की डल चुकी हैं। परसेंटेज चैप्टर को कवर किया जा रहा है, और परसेंटेज चैप्टर में हम 3 से 4 टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें विनय सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, और बहुत उम्दा क्वालिटी के अच्छे क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मैथ्स बाय विनय सर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे अब बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर, पहले चरण में
परिवर्तित कारक के योग उत्पादन के अधिक मूल्य जुड़ जाता है। यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, एडिशनल वेरिएबल इनपुट्स की वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट्स बढ़ता है, और स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट जब बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। कुछ जो निश्चित कारक होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, उनकी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जो फिक्स कारक होते हैं उनकी वजह से कुशलता बढ़ती है, उनकी वजह से जो दूसरे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी कुशलता बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि का ये मुख्य कारण है। सेकेंड स्टेज में जैसे ही अगले स्टेज पे आते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स ऑफ एवरी यूनिट, अतिरिक्त इनपुट में जितने भी होते हैं, सभी के परिणाम स्वरूप उत्पादन मात्रा में अब कमी होनी शुरू हो जाती है। अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपकी मम्मी अगर आपको एक के ऊपर एक ग्लास पानी पिलाते जाए तो आपकी जो संतुष्टि का लेवल है वो कम होता जाएगा, ना कि बढ़ेगा। वैसे ही मैं अपने पिछले एग्जाम्पल से कंटिन्यू करता हूँ कि 10 व्यक्ति मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, और एक दिन में मुझे 100 शर्ट बना के देते हैं। ठीक है, 100 शर्ट बना के देते हैं। अब एक और व्यक्ति के ऐड होने से ये शर्ट बननी हो गई 110, व्यक्ति हो गए 11, शर्ट हो गई 110। ठीक है, अब मैं कहता हूं व्यक्ति हो गए 12, मैंने एक और व्यक्ति को बढ़ा दिया, लेकिन शर्ट हो गई 118। ठीक है, अब मैंने कहा मैंने एक और व्यक्ति बढ़ा दिया, शर्ट बननी हो गई 123 मान। ठीक है, 123। और अब 14वें व्यक्ति को, मतलब एक और व्यक्ति को बढ़ाने से क्या हुआ, मेरी शर्ट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, 123 ही है। फिर मैंने एक और व्यक्ति को बढ़ाया, अब प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो 120 पे आ गया। फिर एक और व्यक्ति को बढ़ाया तो 115 पे आ गया। यानी एक बार आपका प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, 100 से 110 हुआ, यहाँ 10 इंक्रीज हुआ, यहाँ 8 इंक्रीज हुआ, यहाँ अगर हम इस गैप की बात करेंगे तो 5 इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे फिर 0 इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे फिर माइनस नेगेटिव होना शुरू हुआ। मैं ये आपको अगले फैक्टर्स के भी बारे में भी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, यहां तक भी इंक्रीज तो हो रहा है, यहां तक भी इंक्रीज हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं, बढ़ते क्रम में है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, घटते हुए क्रम में। चीजें बढ़ रही हैं लेकिन घटते हुए क्रम में। ठीक है, और बाद में तो वो नेगेटिव ही हो जाती है। आगे चलते हैं, थर्ड स्टेज, सॉरी सेकंड स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इसके अंदर कुल उत्पाद कम दर से बढ़ता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो बढ़ने का रेट है वो कम है, क्योंकि पहले देखो 10 चीजें बढ़ी, फिर 8, फिर 5, और फिर आखिरी में 0 हो गए। यानी बढ़ रहा है, लेकिन घटते हुए क्रम, डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, और निश्चित और परिवर्तनशील कारकों के संयोजन का टूटना, अगर ये होता क्यों है, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर्स हैं, निश्चित हैं, और जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का जो आपस में रिलेशन है वो बिगड़ रहा है। ठीक है, मान लो एक मशीन पे काम करने के लिए मुझे 5 मजदूरों की जरूरत थी। ठीक है, एक मशीन पे काम करने के लिए मुझे 5 मजदूरों की जरूरत थी, मेरे पास ऐसी 2 मशीन थी तो मुझे 10 की जरूरत है, 10 ही व्यक्तियों की जरूरत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बंदे को एम्प्लॉय कर लूँ, तो वो कहीं ना कहीं इन मशीनों के बीच में तालमेल बिगड़ेगा, क्योंकि 5 व्यक्तियों से मेरा काम चल रहा था एक मशीन पे, अब मुझे किसी एक मशीन पे छठा व्यक्ति लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस मशीन का तालमेल बिगड़ेगा। तो यही ये कहता है कि निश्चित और परिवर्तनशील कारकों के बीच के जो संयोजन जब टूटता है, तो इसकी वजह से जो फैक्टर है कि उत्पादन बढ़ने की बजाय अब घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड स्टेज जिसमें ऋणात्मक प्रतिफल प्रतिफल मिलता है, नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जो परिवर्तनशील कारक है, जितने भी परिवर्तनशील कारक हैं, उनकी इकाइयों को जोड़ने से अब क्या मिल रहा है, नकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है। नेगेटिव जो रिलेशन है वो मिल रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रही है चीजें। अतिरिक्त अगर हम टोटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उनको जोड़ने में भी टीपी में टोटल प्रोडक्ट्स में गिरावट ही मिलेगी आपको देखने को। और क्योंकि इस चरण में उत्पादन में गिरावट आती है और नेगेटिव हो जाता है सब कुछ, तो तीसरे चरण की जो कंडीशन है ये बहुत पुअर कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही नकारात्मक सिचुएशन मानी जाती है, पुअर कंडीशन मानी जाती है। अब इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस भी हम पढ़ेंगे अलग अलग कारण में, कि क्या इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं, घटने के क्या कारण होते हैं और नेगेटिव होने के क्या कारण होते हैं। तो आइए चलती शुरुआत करते हैं। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कारक के बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण है। ठीक है, बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। अब यहाँ पे ये कहता है कि जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं उनका बेहतरी से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी कि कैसे निश्चित जो फैक्टर्स हैं, निश्चित कारक है, उनका कैसे इस्तेमाल बढ़िया किया जाता है। पहले चरण में निश्चित कारकों की आपूर्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए निश्चित कारक कम उपयोग किया जाता है, फिक्स फैक्टर्स बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, बाद में वेरिएबल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो निश्चित कारकों के में का उत्पादन होता है उस प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाता है, जिससे उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, जब वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स, निश्चित और परिवर्तनशील कारक, जब दोनों ही कारक मिलते हैं, फैक्टर्स मिलते हैं, तो आपका प्रोडक्शन अगर वो सही बैठे हैं, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है बढ़ने का, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी, दक्षता को का निरीक्षण करते रहना, उनका पता होना चाहिए कि हमें कितना इंक्रीज करना है, कितना घटाना है। हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि कितने फिक्स फैक्टर्स का काम है, कितनों को बढ़ाना है, कैसे घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज निश्चित कारकों की अविभाज्यता या इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। अब फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे बड़ी बड़ी मशीन है, अगर आपने आपकी फैक्ट्री में ला के लगा दी, तो ऐसा थोड़ी कि आप उनको, अब वो कम प्रोडक्शन कर रही तो उनको काट के फेंक दोगे। ठीक है, हाँ, टेक्नोलॉजी वाइज आपको एडवाइस किया जाएगा कि भाई हाँ, अच्छे से अगर आपकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है तो चलाते रहिए, लेकिन टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव जरूर करिए। इम्प्रूव करना एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो परिवर्तनीय कारकों के साथ संयुक्त होते हैं, आमतौर पे अविभाज्य होते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं। और जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, बढ़ती मात्रा में चर कारक को जोड़ते रहते हैं, और उत्पादन तब तक बढ़ता है जब तक कि चर और निश्चित कारकों के बीच में संयोजन सही रहता है, संयोजन इष्टतम होता है। ठीक है, जब तक कॉम्बिनेशन बढ़िया है तब तक काम करते रहेंगे, जैसे ही कॉम्बिनेशन बिगड़ना शुरू, प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसके साथ भी अगर हम बात करें तो इसके में भी संयोग संयोग और विशेषज्ञता, कि आपके लोगों की संयोग कैसे हैं, उनकी विशेषज्ञता कैसी है। अगर आपने कोई व्यक्ति रखा है तो वो स्किल्ड है या नहीं है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को रख लें जिसको मशीन चलानी ही नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एफिशिएंसी वाइज आपको ध्यान देना जरूरी है। ये सेकंड पॉइंट में यहाँ पे ये आपको कहना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट, रीजंस फॉर डिमिनिशिंग फैक्टर्स। अब ये घटने के क्या कारण होते हैं, आसमान प्रतिफल के कारण। इष्टतम संयोजन पहली चीज है, ये आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आप नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट्स है वो घटते हुए रेट में बढ़ता है, तो धीरे धीरे आपकी वापसी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, आपको मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है, मान लो कोई नई मशीन आई, न्यू मशीन आई बाजार में, लेकिन वो आपके लिए सूट नहीं कर रही, आप उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है आपके पास जो ऑलरेडी मशीन है। ठीक है,
तो ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है जी? तो जितने भी परिवर्तनीय कारक होते हैं, एक निश्चित सीमा तक एक दूसरे के विकल्प के रूप में जुड़े उपयोग में लाया जाता है। बाद में जब सीमा पार हो जाती है, तो नए नए प्रोडक्ट्स की, नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये उस समय ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, सुलभ नहीं है, तो जो प्रोडक्ट है, प्रतिफल है, वो घटने लगता है। ठीक है? नेक्स्ट, ऋणात्मक क्यों होता है प्रतिलाभ में? रीज़न्स क्या है नेगेटिव होने के? पुअर कंडीशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स और इनकी बिल्कुल बहुत खराब सामान्य स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, सामान्य स्थिति है ही नहीं। ठीक है? फिक्स फैक्टर्स बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। कितना भी आप कोशिश कर लो, जो लिमिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, कंडीशंस है बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी हैं। ये इसका मेन इंक्लूजन है। नेक्स्ट इज़, जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं, निश्चित कारक होती हैं, उनकी अपनी एक सीमाएँ होती हैं। उनकी अपनी एक सीमाएँ होती हैं, वो हमेशा स्थिर होते हैं। ठीक है? फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब परिवर्तनीय कारकों में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, परिणाम स्वरूप बाद में नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अब परिवर्तनशील कारकों की दक्षता में कमी। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वो भी अपनी एफिशिएंसी खो देते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल, मैंने बताया था कि 10 लोग मिलके मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और 100 शर्ट मुझे बना के दे रहे हैं। 13 तक, पीछे वो होगी स्लाइड में, यहाँ देखो, यहाँ तक 100 शर्ट बन रही थी, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस की होगी कि ये मार्जिनल जो प्रोडक्ट्स थे, वो भी तो घटते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरे लोग काम कर रहे हैं ना, वो काम को एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि मैं नहीं तो वो कर लेगा, या लोग अपनी एफिशिएंसी, दक्षता, एफिशिएंसी या कह लो कि दक्षता खो रहे हैं। ठीक है? लोग धीरे-धीरे काम करना कम कर रहे हैं, तभी ये मार्जिनल प्रोडक्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। और यही एक मेन रीज़न भी है, जब परिवर्तनशील में मतलब परिवर्तनशील कारकों की दक्षता में कमी हो जाती है। ठीक है? यहाँ पे जैसे लेबर है, लेबर स्टार्ट टू गो डाउन विद द कंटीन्यूअस इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। लेबर धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, या लेबर्स के बीच में डिवीज़न होना शुरू हो जाता है। ठीक है? और बहुत सारे नेगेटिव रिटर्न्स इसके आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली, कंक्लूजन में, निष्कर्ष में अगर हम बात करें, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक निष्कर्ष अगर हम निकालें, तो ये वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइडली एक्सेप्टेड है, यूज किया जाता है लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। अर्थशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापक है और व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आईटी नॉट ओनली द पाथ टू कंट्रोल प्रोडक्शन। ठीक है? ये अकेला ऐसा नहीं है, ये अकेला ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है या रोक सकता है। ठीक है? कानून का जो इसके हिसाब से जो चलती हैं चीज़ें, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये। ये आपको एक इनसाइट प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि आपका बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है? अगर आपका बिज़नेस डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है, ये आपको सिर्फ़ आपकी चीज़ों को सँभालने का मौका देता है, कि अगर आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में जानते हैं, उसको पढ़ा है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि अब ये क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है? उससे आप इष्टतम मात्रा में, मतलब एक कह सकते हो कि अच्छी एक साइट प्रदान कर सकते हो और आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। और यही कंप्लीट है टोटल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करो, और एक और लो, और मैक्सिमम 2 और वीडियोस, और 2 और वीडियो के बाद इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन, और फिर हम इसकी एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।